नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चर्चा करते हैं 11th क्लास और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था मिसलेनियस, हम सोल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो आरबीएससी एंड एनसीईआरटी बोथ सिलेबस सेम हो चुके हैं अब। हालांकि इस सत्र जो आरबीएससी की बुक चलती है हमारे 10th और 12th में और 5th बोर्ड में, तो वो एज इट चलेगी और नेक्स्ट ईयर से वो भी कम्प्लीटली एनसीईआरटी। बट मैं यहाँ पर बोथ नेम इसलिए यहाँ पर लिखता हूँ कि दोनों का जो मीनिंग है मीन्स है, सिर्फ डाउट का फर्क हो सकता है, बाकी चैप्टर का जो कलेक्शन है, कंटेंट्स जितने भी हैं वो सारे सिमिलर हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे मिसलेनियस की और उसमें हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स और डाउट हमारा चल रहा था 16th नंबर। बहुत अच्छा डाउट है, जिन बच्चों ने पीछे का चैप्टर नहीं पढ़ा उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ये मान लो जो आज से स्टार्ट करेगा उसको भी 101% एक कंप्लीट चैप्टर समझ में आएगा 16 नंबर का डाउट करने के बाद। 16th में फर्स्ट जो पढ़ा है और डाउट क्या है पहले बताऊं कि उसकी जो हेडिंग क्या डाउट थी कि निम्नलिखित में कौन से जो ग्रुप है, संग्रह है, समूह है, वो समुच्चय हैं और कौन से नहीं है, और ऐसा हाँ या ना का जो आप रीजन बता रहे हो वो भी आप एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या चल रहा है यहाँ पर। फर्स्ट है 8 से कम सम प्राकृत संख्याओं का जो ग्रुप है, समूह है, संग्रह है जिसे बोलते हैं, समूह बोल दो, संग्रह बोल दो, ग्रुप बोल दो, क्या वो एक समुच्चय हो सकता है? तो समुच्चय की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी, 8 से कम सम प्राकृत संख्या, ठीक है, या संख्याओं का समूह है बोल दो या संग्रह बोल दो। ओके, समझ में आ रही बात? ये एक समुच्चय है या नहीं, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको मैं भी ग्रुप को, समूह को, संग्रह को ए नाम देता हूं। तो ए में आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 8 से कम थी, 8 नहीं था। यहां पर जितने भी सदस्य हैं, चाहे 1 है, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, प्रत्येक सदस्य की एक ही परिभाषा है और एक ही पहचान है, एक ही आइडेंटिफिकेशन है। सबका, प्रत्येक सदस्य की समान पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है और सेम ही इनकी जो डेफिनेशन है। तो ऐसा समूह है जिसका प्रत्येक सदस्य सुपरिभाषित हो, प्रत्येक अवयव वेल डिफाइन हो। दैट मीन्स उसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार की हो कि हर किसी व्यक्ति को बताने पर भी वह उसके बारे में आराम से समझ सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और उस समूह या उस संग्रह में आने वाले प्रत्येक सदस्य को एक ही पहचान के द्वारा पहचाना जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे मैं यहां पर आपको नहीं, किसी को भी बोलता हूं कि 8 से कम सम प्राकृत संख्या लिखनी है, तो इसमें से हम निकालेंगे कौन कौन सी? 2 4 6 और 8 इसमें है ही नहीं। तो ये हो गया सम प्राकृत संख्याओं का
समूह है। 8 से कम मैंने एक समुच्चय लिया था, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लिया था। अब इसमें से भी हमें क्या चाहिए, समप्राकृत संख्या। क्या ये समूह है, एक समुच्चय हो सकता है? आप कहेंगे यस सर हो सकता है। रीजन बताइए, मैं कहूंगा। आप कहेंगे सर इसमें उपस्थित प्रत्येक सदस्य एक सुपरिभाषित सदस्य है, एक सुपरिभाषित अवयव है, एक वेल डिफाइंड एलिमेंट है, इसलिए इस समूह को हम एक समुच्चय कह सकते हैं। मैं कहूंगा वेल डिफाइंड से क्या मीनिंग है आपका, सुपरिभाषित से क्या तात्पर्य है? तो आप कहेंगे सर सुपरिभाषित से हमारा तात्पर्य यह होता है कि उस समूह का प्रत्येक सदस्य एक विशिष्टता रखना चाहिए, एक समान विशिष्टता रखनी चाहिए। एक वर्ड में से, वन वर्ड बोलते हैं ना, एक वर्ड में परिभाषित, यानी एक समान विशिष्टता के साथ परिभाषित होने वाला होना चाहिए। तो मैं इसको समझा नहीं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे आप मुझे कहो कि सर मैं आकर आपकी क्लास में बोलता हूं कि डायरेक्टर सर ने क्लास के होशियार बच्चों को अपने ऑफिस में बुलाया है। एक बच्चा मुझे मेरे सवाल करता है कि सर जैसे कि मैं आकर आपकी क्लास में बोलता हूं कि इस क्लास के होशियार बच्चों को डायरेक्टर सर ने अपने ऑफिस में बुलाया है, तो कितने बच्चे उठकर बाहर जाएंगे? कोई भी नहीं जाएगा। क्या कारण हुआ कि वहां होशियार की परिभाषा परिभाषित नहीं है, होशियार की पहचान फिक्स नहीं है कि किसको जाना है। सभी अपने आप में होशियार होते हैं, कौन कमजोर होता है? तो कोई भी बच्चा नहीं खड़ा होगा। आप ऐसा कहकर देख लीजिए, होशियार बच्चे खड़े होना, कोई भी नहीं खड़ा होगा। बट आप ये कहते हो कि जिन बच्चों के 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 80% से अबोव मार्क्स आए हैं, उनको डायरेक्टर सर अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, तो क्लास में से 5 7 10 15 जिन जिन बच्चों के 80% से अबोव मार्क्स हैं वो अपने आप उठ जाएंगे और वो डायरेक्टर सर के ऑफिस में भी चले जाएंगे। वहां जाने वाले प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक स्टूडेंट्स की एक ही पहचान है, प्रत्येक स्टूडेंट की एक ही आइडेंटिफिकेशन है कि वो 80% से ऊपर मार्क्स लाने वाला है। तो उस जो एक वर्ड की डेफिनेशन में जितने लोग बंधे हैं वो सारे लोग सुपरिभाषित अवयव कहलाते हैं। और इस प्रकार के सुपरिभाषित अवयवों का समूह जब बनता है तो उस समूह को हम समुच्चय कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे मैंने बोल दिया कि धरती पर रहने वाले खतरनाक जानवरों का समूह एक समुच्चय हो सकता है क्या? तो आप बताइए क्या होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? कि खतरनाक की कोई परिभाषा नहीं है, ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। बिकॉज किसी को तो शेर से ही डर नहीं लगता, किसी को सर्प से ही डर नहीं लगता, किसी को चींटी से ही डर लगता है, किसी को छिपकली से ही डर लगता है, किसी को कुत्ते से ही डर लगता है। तो जिसको कुत्ते से डर लगता है, जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि खतरनाक जो शब्द है वो वेल डिफाइंड नहीं है। बिकॉज मैंने कहा कि जिसको एक कुत्ते से डर लगता है उसको कहेंगे खतरनाक जानवरों का समूह बनाइए, तो वो कहां से स्टार्ट करेगा? कुत्ते से नाम लिखना स्टार्ट करेगा। किसी को, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें साहब शेर से डरने लगता, हाथी से डर नहीं लगता, तो वो वहां से नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, बाकी छोटे जानवरों का नाम ही नहीं लिखेंगे। तो अलग अलग, किसी को छिपकली से ही डर लगता है, किसी को मतलब किसी और जानवर से डर लगता है, तो उसको कहेंगे तो वो अलग नाम लिखना स्टार्ट करेगा। यानी सबका आंसर सेम नहीं आएगा। सबका आंसर सेम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस समूह में जितने भी सदस्य आ रहे हैं उनकी कोई एक फिक्स परिभाषा नहीं है। परंतु यदि यहां पर ये कहा जाए कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तकों का समूह एक समुच्चय हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे हाँ जी हो सकता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी पुस्तकें, किताबें लिखी थी, रचनाएं लिखी थी, उनका नाम है और वो बाकायदा लिस्टेड है, वो बाकायदा पब्लिश्ड है, हर व्यक्ति को उसके बारे में पता है। नहीं पता है तो वो कहीं से भी देख कर जब खोजेगा तो सबको समान नाम, रचनाओं के समान ही नाम मिलेंगे और उनका कलेक्शन होगा। तो आप 10 लोगों को कहेंगे कल आप मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकों का समूह बनाकर लाइए, तो यदि वो इस तरह के नाम लेकर आते हैं सबका आंसर सेम मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप ये
क्या होता है, इन्हें कहते हैं वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। सुपरिभाषित सदस्यों का समूह है, एक समुच्चय हो सकता है। तो यहाँ पर इस वर्ड को समझना और इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है हमें इस 16th नंबर के डाउट में। आगे जब बढ़ता हूं मैं, तो आप यहाँ कह सकते हैं हाँ जी 8 से कम समप्राकृत संख्याओं का समूह एक समुच्चय हो सकता है। केवल बोलता 8 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह है तो भी कहते हैं हाँ जी ये भी एक समुच्चय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी फिक्स है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट की बात करूं मैं, भारत के बड़े नगरों का संग्रह है, ये एक समुच्चय नहीं हो सकता। बड़े नगर कौन से हैं, इसकी कोई फिक्स परिभाषा नहीं है। आगे देखिए, विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का संग्रह, तो इसको भी अपन ये अनलिमिटेड यहाँ पर सदस्यों का समूह है, तो ज्यामितीय आकृतियों का यहाँ पर जब अपन संग्रह करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो संग्रह है क्या है कि एक निश्चित संख्या में नहीं है। 10 लोगों को कहेंगे तो 10 अलग अलग तरह के नाम लिखकर लाएंगे। आप ये कहो कि कोणों के आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का संग्रह एक समुच्चय हो सकता है क्या, या उनके नामों का संग्रह, कोणों के आधार पर बनने वाले त्रिभुजों के नामों का समूह या संग्रह एक समुच्चय हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ जी। और ये काम आप 10 बच्चों को देते हैं कि आप कल उन त्रिभुजों के नाम लिख कर लाना जो कोणों के आधार पर बनते हैं, तो सबका सेम आंसर होगा, क्योंकि वो एक वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होंगे। आगे देखते हैं, यानी हमारा जो थर्ड है वो भी एक समुच्चय नहीं है, हमारा जो सेकंड है वो भी एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होने का मतलब सुपरिभाषित अवयव होने चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं कि संख्या 46 को विभाजित करने वाले सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय हो सकता है, क्योंकि 46 को मतलब ये तो नहीं कि इनफाइनिट नंबर और नंबर डिवाइड करेगी, या सबको पता, भाग लगा लगा कर देख लेंगे। आप 10 बच्चों को ये काम सौंपेंगे, 10 बच्चे भाग लगा कर देख लेंगे कि किन पूर्ण संख्याओं का इसमें भाग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर आंसर सबका सेम आएगा, यानी वहां एलिमेंट जो होंगे वो वेल डिफाइन होंगे, इसलिए उनका समूह है, उनका संग्रह एक समुच्चय हो सकता है। फिर कह रहा है हमारे पास में कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 20 क्रिकेट के बल्लेबाजों संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं हो सकता। कि सर्वश्रेष्ठ किसको कहा जाए, या तो ये कहा जाए कि जिसने आज तक 2000 रन बनाए, 5000 रन बनाए, 10,000 रन बनाए, या 5 शतक लगाए, 100 शतक लगाए, ऐसा कोई फिक्स डेफिनेशन होती है तो हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज इट कांट बी ए सेट। वेल डिफाइंड एलिमेंट नहीं होने के कारण एक ही समुच्चय नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जरा देखिए। नेक्स्ट है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। बिल्कुल समपूर्णांक, सभी जो पूर्ण है जो अंक, पूर्णांक मतलब पूर्ण है जो अंक, पॉइंट वाला नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस दोनों में चलेंगे। प्लस 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे चलेगा, इधर -2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे चलेगा। तो इनका समूह है एक समुच्चय हो सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि कवि कालिदास द्वारा रचित काव्यों का संग्रह, ये भी समुच्चय हो सकता है, ये हो सकता नहीं है एक समुच्चय, बिकॉज यहाँ पर कालिदास के द्वारा रचित जितनी भी रचनाएं उनका नाम फिक्स है, सब उसका जब आंसर देंगे तो सिमिलर आएगा, तो ये भी एक वेल डिफाइंड एलिमेंट्स की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो वहां क्या है कि भारतीय संस्कृति में योगदान देने वाले महापुरुषों का संग्रह एक समुच्चय हो सकता है क्या, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी यहाँ पर भी वेल डिफाइन नहीं कि महानता अर्पित क्षेत्र के लिए है, वो हमें यहाँ पर नहीं बताई गई है, और यहाँ पर उनके फिक्स नाम हम नहीं बता सकते। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि समुच्चय कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, और सुपरिभाषित अवयव क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, इतना आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट डाउट पे ले चलता हूँ। निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर और निर्माण मैंने आपको और अंतराल 3 रूपों में समुच्चयों को लिखना बताया था। एक बार जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, वो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए एक बार मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा पाऊं कि रोस्टर क्या है और निर्माण रूप क्या है और अंतराल रूप क्या है। देखिए मैं 17 का फर्स्ट यहाँ पर डाउट के रूप में लेता हूँ। 17 का फर्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स कि सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृत संख्या है और x का वैल्यू 2
और 2 से बड़ा और 9 और 9 से छोटा है, ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको लिखकर बताता हूँ। 17 का फर्स्ट हम बता रहे हैं और उसको मैं ए नाम देता हूँ समुच्चय को, और यहाँ लिखा है सभी x का समुच्चय, जबकि x बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन का मीनिंग होता है प्राकृत संख्या होनी चाहिए x से। प्राकृत संख्या होनी चाहिए, इट मीन्स स्टार्ट कहाँ से होगी, वेल डिफाइन है, कहाँ से होगी, 1 से शुरू होगी, अनंत तक जाएगी। अपने को कौन कौन सी चीज कितनी चाहिए वो देखते हैं एक बार। फिर यहाँ कोमा लगा हुआ है, हमें कह रहा है कि x बड़ा और बराबर है 2 से, बट छोटा और बराबर 9 से, यानी x के अंदर क्या क्या आएगा, 2 आएगा, बराबर इसलिए 2 इंक्लूड होगा। यदि ऐसा होता तो 2 इसमें शामिल नहीं होता, 2 इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भी इसमें इंक्लूड है। तो ये जो मैंने सिंबल्स के रूप में जो भी समुच्चय लिखा जाता है वो होता है निर्माण रूप, इसे निर्माण रूप बोलते हैं, यानी ये बिल्डअप फॉर्म है। ओके, और सेकंड की बात करें हम तो सेकंड है यहां पर रोस्टर। ठीक है, ये संख्यात्मक मान लिखे जाते हैं, यानी इसे टेबुलर भी बोलते हैं। संख्यात्मक रोस्टर रूप है, उसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सारणी जो मतलब अपन सारणी बनाते हैं, सारणियन भी बोलते हैं इसे, टेबुलर फॉर्म है ये। ठीक है, और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दोनों आपको भी बताता हूं। देखिए ये निर्माण रूप है जिसमें समुच्चय को सिंबल्स के रूप में लिखते हैं, संकेतों में लिखते हैं, भाषा में लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं। और जो रोस्टर होता है उसमें डायरेक्टली जो एलिमेंट्स आते हैं, डायरेक्टली एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है कि इसमें कौन कौन आ रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली वो एलिमेंट्स नहीं है, उनके सिंबल है, उनका संकेत है। तो संकेत इस प्रकार का है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 तक आ रहे हैं, पर मैं डायरेक्टली उनको लिख देता हूं यहां पर। वो यह है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दिए। यानी टेबल जो बनाते हैं, टेबल में हर एलिमेंट को लिखा जाता है, तो इसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली एलिमेंट्स को वहां पर शो किया जाता है। रोस्टर या बिल्डअप फॉर्म में डायरेक्टली एलिमेंट शो नहीं होता, उसका सिंबल, संकेत या क्या आना है, ऐसी भाषा वहां पर लिखी जाती है। थर्ड इसका जो पार्ट है, जो मैंने इंटरवल फॉर्म की बात की थी आपको, अंतराल रूप। इंटरवल फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जहां से स्टार्ट है सेट वो लिखा जाता है, और जहां एंड है वो लिखा जाता है। बीच के सदस्यों को नहीं लिखा जाता। यहाँ 2 इंक्लूड है तो 2 के साथ में बड़ा ब्रेसेस आएगा ऐसा। यदि 2 इंक्लूड नहीं होता, इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूं, ऐसा लिख दिया मैंने 1, और यहाँ पर 9 के साथ बिग ब्रेसेस। स्मॉल ब्रेसेस जिसके साथ आया है वो उसमें इंक्लूड नहीं है, उससे जस्ट आगे वाला सदस्य उसमें इंक्लूड है। समझ गए आप? तो यहाँ पर एक इंक्लूड नहीं, इंक्लूड कौन है, 2। तो है तो यही पहले, पर इसका लिखने का जो फॉर्मेट है वो मैंने चेंज कर दिया। जिसके साथ छोटा ब्रेसेस आता है वो खुद उसमें इंक्लूड नहीं होता है, उससे आगे वाला या उससे पहले वाला उसमें इंक्लूड होता है, इसका पहले वाला नहीं। यदि स्टार्टिंग में स्मॉल ब्रेसेस है तो जो स्मॉल ब्रेसेस छोटे कोष्ठक के बगल में जो लिखा है जस्ट उसके आगे से नंबर उस समुच्चय में आ रही है। यदि यहाँ पर लास्ट में लगा है दैट मीन्स इसे ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, 2 और 10 लिखा, यहाँ पर स्मॉल ब्रेसेस लगा है। तो यदि एंड में लास्ट में यदि छोटा कोष्ठक आ रहा है तो जो लास्ट संख्या लिखी है वो उसमें इंक्लूड नहीं है, उसके जस्ट पहले वाली तक उसमें इंक्लूड है। समझ में आ गई? फिर आगे बात करता हूं मैं, इसका और भी फॉर्म हो सकता है। दोनों ओर मैंने लिख दिया 1 और 10, और बोथ साइड में मैंने स्मॉल ब्रेसेस लगाए, छोटे कोष्ठक लगाए। छोटे कोष्ठक दोनों ओर आ गए, एक इसमें इंक्लूड नहीं है, एक से आगे वाला, और 10 इसमें इंक्लूड नहीं, 10 से पहले वाला, यानी एक से आगे वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से पहले 9 ही होता है। तो
तो इनका मीनिंग सेम है। मैंने 3 तरह से आपको समुच्चयों को रिप्रेजेंट करना बताया, लिखना बताया। फर्स्ट है निर्माण रूप और विंडो फॉर्म होती है, सेकंड रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होती है, और थर्ड अंतराल या इंटरवल फॉर्म होती है। इनको कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आपको। अच्छी तरह देखिए, समझिए और हल करें। होमवर्क जरूर करें। बुक मार्केट में आ चुकी है, इसलिए उसको परचेज करें और अच्छी तरह से देखें। उसके कंटेंट्स अभी तक बुक अपने पास नहीं थी, बट जो मैटर है, कंटेंट्स हैं वो सिमिलर हैं। एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो तो क्या हुआ कि जो टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ या जो मेथड जो पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे यूज आना है, इसलिए आप इसके लिए चिंतित नहीं हो। आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक खरीदें और बुक आपके पास होगी, अच्छे से उनको पढ़ना है, लिखना है और होमवर्क जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा डाउट नंबर हम बात कर रहे थे कि 17 तो हो चुका है। 17 के जो एक और वर्ड एक और बताना चाहूँगा, हालांकि मैंने बताया पर मैं जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं उनके लिए बताऊँगा। जैसे ये नाम है, की आ जाओ, की नाम पढ़ना, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अक्षरों से बनने वाला समूह है, एक समुच्चय होता है, और वो किस तरह से होता है, किस तरह से लिखा जाता है वो आपको बताऊंगा। किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द में यूज होने वाले लेटर्स जितने भी हैं, अक्षर जितने भी हैं, उनसे जब हम समुच्चय बनाते हैं तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इस वर्ड का यदि यहाँ पर एक समुच्चय लिखता हूं तो उसमें एम लिखा मैंने, फिर ए लिखा मैंने, फिर टी लिखा मैंने, समझे ना, फिर मैंने एच लिखा, फिर ई लिखा, अब वापस एम आ गया तो वापस एम नहीं लिखूंगा, ए आ गया तो ए भी वापस से नहीं लिखूंगा, टी आया टी भी वापस से नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, आई लिखूंगा, सी लिखूंगा और एस लिखूंगा। तो मैथमेटिक्स वर्ड से, वर्ड का जो समुच्चय बनेगा उसमें सिर्फ आएगा एम, ए, टी, एच, ई, आई, सी और एस, यानी कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा, चाहे वो 5 बार उसमें यूज हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस प्रकार से एक समुच्चय में जितने भी एलिमेंट लिखे जाते हैं वहां पर सिमिलर एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, चाहे यहाँ वर्ड से बनो और चाहे विदाउट वर्ड से बनने वाला समुच्चय हो। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो वहां पर जो सिर्फ मैंने भाषा जो बोली है मैथमेटिक्स शब्द से बनने वाले अक्षरों का समुच्चय, वो तो मैंने बोला है बिल्डर फॉर्म में, निर्माण रूप में। मैंने वर्ड बोला है, भाषा बोली है, सिंबल बोला है, संकेत दिया है, वो तो हो गया निर्माण रूप। और डायरेक्टली मैं ये लिख दूं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कौन कौन से एलिमेंट है, तो ये हो गया रोस्टर रूप या टेबुलर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट डाउट नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर एक समुच्चय ए, दूसरा बी, तीसरा सी, और इनमें से जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको हमें पूरा करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा कि कौन किसका एलिमेंट है, कौन किसका सदस्य है, सदस्य कौन होगा। जैसे मान लो इसके अंदर यहाँ पर 5 पड़ा है तो 5 इसका सदस्य है, मैं लिखूंगा 5, यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ लिखूंगा 5 और ब्लैंक, और यहाँ पर ए लिखा है तो ये सिंबल लगाऊंगा। इस सिंबल को पढ़ते हैं सदस्य है, सदस्य, मेंबर ऑफ सदस्य है। 5 इज मेंबर ऑफ ए, 5 ए का सदस्य है। तो है तो इसमें मैंने ऐसा लगा दिया, यदि यहां लिखा होता 10, क्या 10 ए के अंदर पड़ा है, आप कहते नहीं सर नहीं पड़ा, तो ए 10 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं काट दो उसको। अब से पढ़ेंगे 10 सदस्य नहीं है ए का, और होता तो 10 सदस्य है ए का, ऐसा पढ़ते। समझ में आ रही अच्छी तरह से। अब यहां पर दूसरा वर्ड और मैं यूज करता हूं, सदस्य है, सदस्य नहीं है, ये तो आ गया। इसके अलावा ये भी आएगा कि सबसे, मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने एक बी समुच्चय और बना लिया होता, यहाँ पर इसमें 2, 4, 6 और 8 इसमें इंक्लूड करता, 4 मेंबर्स का एक सेट मैंने अलग से बना लिया जिसको मैंने बी नाम दिया है। तो यहाँ पर बी होता, यहाँ ब्लैंक होता, यहाँ ए होता, तो यहाँ एक ऐसा सिंबल आता। इसको क्या पढ़ते हैं, जिसको नहीं पता है मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसको पढ़ते हैं उप समुच्चय। क्या पढ़ते हैं, उप समुच्चय, सब सेट बोलते हैं। उप समुच्चय क्या हुआ, जैसे मान लो अपनी एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, संस्था चल रही है, स्कूल चल रही है,
यदि उसके कुछ क्लासेज को अपन दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उसका एक ब्रांच हो गया। जैसे आप प्राइमरी अलग कर दिया, अपर प्राइमरी अलग हो गया, सीनियर सेक्शन अलग हो गया, तो वो है तो उस इंस्टीट्यूट उस स्कूल का ही पार्ट, बट आपने उनको अलग अलग सेक्शन बना दी, तो वो सब डिविजन्स हो गए, वो उसकी ब्रांचेज हो गई। तो वैसे यहाँ पर बी 2, 4, 6, 8 जो लिया है वो ए में से लिया है। तो यदि किसी समुच्चय में से कुछ सदस्य निकालकर नया समुच्चय बनाते हो तो नए समुच्चय को उप समुच्चय कहा जाता है, और यदि नहीं होता तो इसमें काट देता तो कहेंगे उप समुच्चय नहीं है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया।